हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास पढ़ाई में। आज हम पढ़ेंगे राइटिंग एंड सिटी लाइफ चैप्टर सेकंड ऑफ हिस्ट्री। इसमें हम मेनली पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया वर्ड से स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया वर्ड का मतलब क्या है? तो मेसोपोटामिया दो वर्ड से मिलके बना है, मीसो एंड पोटामस। मीसो का मतलब है दो और पोटामियस का मतलब है नदियों के बीच में। तो पूरा मतलब मिला के मतलब बनता है दो नदियों के बीच में बसा हुआ साम्राज्य, ठीक है, या फिर सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामिया के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। मेसोपोटामिया के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेसोपोटामिया ने हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो आज हम फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे और प्रेजेंट में भी यूज़ कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में ले लीजिए या फिर हमारे पृथ्वी से बाहर की अंतरिक्ष में जो हैं चीज़ें, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज की जिससे हमें आज बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। तो इसीलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो थे बहुत प्रॉस्परस थे, मतलब बहुत समृद्धशाली ये सिविलाइजेशन था पूरा मेसोपोटामिया का। मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी वो दो नदियों के बीच में थी। वो दो नदियां थी, यूफ्रेट्स एंड तिग्रिस। ये दो नदियों के बीच में ये बसा हुआ था साम्राज्य। उसके बाद ये जो स्टार्ट हुआ ये सिविलाइजेशन, वो स्टार्ट हुआ लगभग 6000 साल पहले। आज से 6000 साल पहले ये स्टार्ट हुआ। लगभग 4000 BCE में स्टार्ट हुआ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। एंड उसके बाद ये बहुत ज़्यादा उन्नत होता गया टाइम के साथ। ये बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग गया अपने आप में। और उसके बाद डिफरेंट टाइम पे यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस आई, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट जो लोग थे वो आए, तो उनके नाम पे पूरा सिविलाइजेशन का नाम चेंज होता गया। तो इस चैप्टर में चार नाम आपको सुनाई देने में आएंगे, तो उनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन आता है कि यूरोपियंस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था। ये यूरोपियंस के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि यूरोपियन जो हैं उनकी एक बुक होती है बाइबल, जिसमें उनकी जो ग्रंथ होता है वो एक तरीके से उनका, तो उसमें मेसोपोटामिया का जिक्र है। इसीलिए वो यूरोपियंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था मेसोपोटामिया है या फिर है। मेसोपोटामिया की जियोग्राफी के बारे में अब थोड़ा जानते हैं। तो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी उसका जो नॉर्थ का हिस्सा था, मतलब ऊपरी हिस्सा, उसमें ग्रासलैंड्स थे, मतलब घास वाली जगहें थी, और फॉरेस्ट भी थे नॉर्थ रीजन में। मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वहाँ पे रेन बहुत अच्छी होती थी। और ये जो जगह थी वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा एनिमल्स को फीड करने के लिए, एनिमल्स के चारे के रूप में ज़्यादा यूज़ होती थी। मतलब घास यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, तो एनिमल्स को यहाँ पे चराया जाता था, या फिर हम कह सकते हैं भेड़ बकरियों को यहाँ पे चराया जाता था। और फिर हम साउथ रीजन में आए, निचले इलाके में आए, तो साउदर्न रीजन जो था वहाँ पे रेगिस्तान था। वो पूरा सैंड से ढका हुआ था इलाका, वो सेमी एरिड एरिया था। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल ऐसे तो हम देखें तो रेगिस्तान में बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है यूफ्रेट नदी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच में से निकलती थी, और ये सदर्न पार्ट के बीच में से निकलती थी। जो उस नदी से जो सिल्ट निकलता था, जब उसमें बाढ़ आती थी तब उससे जो सिल्ट निकलता था, एल्यूवियम सॉइल निकलता था, उसके कारण वो पूरी जगह जो थी वो फर्टाइल हो गई थी और वो एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल अच्छी हो गई थी। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल था, और बहुत अच्छे से वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता था सदर्न एरिया में। और नॉर्थ एरिया को एनिमल्स को फीड करने के लिए यूज किया जाता था। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मेसोपोटामिया दो चीज में समृद्धशाली था। पहला जो हो गया वो था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, क्योंकि सदर्न एरिया में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता था, और एनिमल्स के उसमें भी बहुत ज़्यादा समृद्धशाली था। एनिमल्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे दूध हो गया, या फिर दही हो गया, या फिर और भी चीज़ें जैसे मांस, जो एनिमल्स का जो मांस होता है वो हो गया। इन सब चीज़ों में बहुत समृद्धशाली था मेसोपोटामिया। और उसके बाद ये सदर्न रीजन में ही, मतलब निचले इलाके में ही पूरा जो ये साम्राज्य की जो सिटीज़ थी, मेन सिटीज़, वो सदर्न एरिया में ही
थी, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन था वो ज़्यादा से ज़्यादा सदर्न एरिया से ही ग्रो कर रहा था, क्योंकि ज़्यादातर लोग सदर्न एरिया में रहते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नदी तो निकलती थी रेगिस्तान में से, वो तो ठीक है, लेकिन सबके खेतों तक कैसे उसका पानी पहुंचता था? तो इसका भी आंसर ये है कि उनका जो वाटर लॉगिंग सिस्टम था, मतलब वाटर एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने का जो सिस्टम था, वो बहुत ही अच्छा था, मतलब वेल डेवलप्ड था। वो कुछ नालियाँ जैसी बनाते थे, उस नालियों के द्वारा नदी का पानी सबके खेत तक पहुंचता था, और हर एक के खेत में वो जो नदी का पानी है वो पर्याप्त मात्रा में पहुंचता था, इनके ये जो पानी सप्लाई करने का जो सिस्टम था उसके कारण। और भगवान की कृपा से इनके पास नदी तो थी ही, यूफ्रेट्स नदी, तो इनको मछली की कमी तो कभी होगी नहीं। तो फिश प्रोडक्शन में भी ये मेसोपोटामिया के पास सरप्लस था, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में था फिश का प्रोडक्शन भी। तो मिला जुला के देखें तो 3 चीज़ का प्रोडक्शन बहुत हाई था। पहला जो चीज़ था वो था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि यूफ्रेट नदी यहाँ से निकलती थी तो एल्यूवियम सॉइल बहुत ज़्यादा था, पूरा जगह उपजाऊ था सदर्न एरिया, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा उपजाते थे। दूसरी बात कि इनका भेड़ बकरी को चराने के लिए पर्याप्त इनके पास घास था, उनको खिलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना था, तो ये एनिमल प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते थे। और तीसरी बात कि इनके पास फिश था, और ये जो डेट पाल्म ट्री था उसका फ्रूट था, मतलब खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थी, इन सब में सरप्लस अमाउंट में था इनके पास सारा माल। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उनके यहाँ पे सिटी लाइफ कैसा था और मूवमेंट ऑफ गुड्स कैसा था, मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचाया जाता था। नमस्कार, और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू।